चलिए दोस्तों, चौथा चैप्टर चालू होगा और चौथा चैप्टर में हम देखने वाले हैं इस पृथ्वी पर कैसे कैसे पौधे हैं। आप अपने चारों तरफ अगर पेड़ पौधों को देखे होंगे या देखे हैं तो, और देखे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई कहेगा कि हम पेड़ पौधे नहीं देखे हैं। तो आप जो अपने आसपास के पेड़ पौधे देखते हैं, बेशक सारे पेड़ पौधे एक जैसे तो है नहीं, है एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसमें कभी बीज आप बनते हुए नहीं देखे होंगे, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें कभी फल लगते हुए आप नहीं देखे होंगे, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो काफी छोटे होते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो काफी थोड़ा बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो वृक्षों के शक्ल में होते हैं। निश्चित ही सारे पौधे एक जैसे नहीं होते। आखिर इस पेड़ पौधे पर कैसे कैसे पेड़ हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और वे मानव जाति को क्या फायदे पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर में पूरी तरह से हम पौधों की दुनिया की सैर करने वाले हैं और इस चैप्टर को पढ़कर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ सामान्य जानकारियां हासिल करना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन क्या है। दोस्तों, पृथ्वी के निर्माण होने के बाद इस पर निर्माण होने की प्रक्रिया जो शुरू हुई वो थी सजीव चीजों की, यानी कि लिविंग थिंग्स की। पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है, जटिल है और काफी ज्यादा विस्तृत है, जिसको आप भूगोल में पढ़ते होंगे। पृथ्वी के निर्माण के बाद कई सालों तक, कई करोड़ों वर्षों तक तो पृथ्वी को ठंडा होने में लगा, और जब पृथ्वी पूर्ण रूप से ठंडा हो गया तब वहां पर सजीवों की उत्पत्ति होना शुरू हुआ। और सजीवों की जब उत्पत्ति पृथ्वी पर होना शुरू हुआ तो एक एक करके कई सारे जातियां पृथ्वी पर विकसित होते गए क्रमिक रूप से। आज जो आप पृथ्वी पर इतने सारी जातियां का जीव जंतु पेड़ पौधे देखते हैं, वे सब पृथ्वी पर एकाएक नहीं आ गए। वे सब कैसे आए? वे सब धीरे धीरे क्रमिक रूप से, अर्थात पहले बंदर आए, करोड़ों वर्षों तक बंदर रहे, उसी में परिवर्तन होकर मानव की उत्पत्ति हुई इस पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जितने भी टाइप के हम जीव जंतु पेड़ पौधे देखते हैं, सब एक साथ विकसित नहीं हुए, सब क्रमिक रूप से विकसित हुए हैं, और सब एक जाति से ही दूसरे जाति का क्या हुआ? विकास हुआ। आखिर पृथ्वी पर भिन्न भिन्न सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका विकास कैसे हुआ, ये पढ़ने के लिए एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति। उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज इस पृथ्वी पर सजीवों की 1.8 मिलियन जातियों को हमारे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। 1.8 मिलियन जाति को, और 1.8 मिलियन जाति में दोस्तों पौधा भी शामिल है, और इसमें पौधा का भी जाति शामिल है, और इसमें जंतु का भी शामिल है। हालांकि 1.8 मिलियन में 70% कौन है? सिर्फ पौधा है। 70% क्या है? सिर्फ पौधा है। बाकी 28% क्या, सॉरी 70% जंतु है, 28% क्या है? पौधा है, और 2% जो है आपका क्या है इस पृथ्वी पर? सूक्ष्म जीव। तो वर्तमान में इस पृथ्वी पर कितनी जातियां के जीव जंतु पेड़ पौधे निवास कर रहे हैं? 1.8 मिलियन, यानी कि 10 से गुना कर दीजिए, 18 लाख हो जाएगा। और जाति समझते हैं ना, एक ही वर्ग के जीव जो आपस में प्रजनन करते हैं, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। पेड़ पौधे में देखिए तो बरगद एक जाति का पेड़ हुआ, ठीक है, शीशम एक जाति का पेड़ हुआ, बांस एक जाति का पेड़ हुआ। तो इस तरह जो एक ही प्रकार के पौधे जो आपस में प्रजनन कर सके, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सके, उसे क्या कहते? जाति कहते। जंतु में मानव एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, हाथी एक जाति है, और इस तरह से टोटल पेड़ पौधे और जीव जंतु की कितनी जातियां खोजे गए हैं? 1.8। अब 1.8 मिलियन जातियों के बारे में अगर जानना है तो निश्चित तौर पर हमें पढ़ना क्या पड़ेगा? क्या पढ़ना पड़ेगा? बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। सजीवों के बारे में हम कहां पढ़ते हैं? बायोलॉजी। तो 1.8 मिलियन जातियों के बारे में अगर जानना है तो हमें बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और इतने जातियों को अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा।
पृथ्वी पर जितनी जातियां के जीव जंतु पेड़ पौधे अगर खोजा गया है और इसको हम अगर एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे, पता चलेगा उम्र बीत गया, बायोलॉजी समाप्त नहीं हुआ। तो पृथ्वी पर ध्यान दीजिए, समस्या यह है कि पृथ्वी पर जितने प्रकार के सजीवों की जातियां हैं, उन्हें एक एक करके पढ़ना संभव नहीं है। आखिर एक एक करके पढ़ना संभव क्यों नहीं है? तो जातियों की संख्या काफी ज्यादा है। एक एक करके पढ़ेंगे वो काफी जटिल प्रक्रिया हो जाएगी पढ़ने की, और समाप्त होने की भी गारंटी नहीं होगी। लेकिन पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सभी किसी न किसी तरह अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। और कौन जीव पर्यावरण को किस तरह प्रभावित करता है, ये मानव के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी मानव का जीवन इस पर्यावरण में सुरक्षित रह पाएगा। तो पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, सभी सजीव अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। और पृथ्वी पर जितने भी सजीव है वे अपने पर्यावरण को किस तरह प्रभावित करते हैं, ये मानव के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब ही मानव अपने पर्यावरण को अपने हित में इस्तेमाल कर पाएगा, अपने हित में विकसित कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, सजीव जितना भी है इस पृथ्वी पर, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। और समस्या इतना है दोस्तों कि सजीवों की जातियां इतनी है कि एक एक करके हम पढ़ नहीं सकते। तो वैज्ञानिकों ने एक बीच का रास्ता निकाला है दोस्तों। वैज्ञानिक ने एक बीच का रास्ता निकाला है। क्या रास्ता निकाला है? कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के जातियों के जीवों में समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांट दिए हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इतने जातियां जो पृथ्वी पर मौजूद है, उसके पढ़ने की प्रक्रिया को, उसके बारे में जानकारी ग्रहण करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन से उपाय खोजे हैं? तो समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के सजीवों को क्या कर दिए हैं? विभिन्न समूहों में बांट दिए हैं। किसके आधार पर बांट दिए हैं? समानताओं और असमानताओं के आधार पर बांट दिए। और समानताओं और असमानताओं के आधार पर जब विभिन्न समूह में वैज्ञानिक ने जीवों को बांट दिया है, तो इससे फायदा क्या होता है कि एक समूह में हम एक जीवों के बारे में पढ़ते हैं, बाकी जितने भी उस समूह में जीव होते हैं, सबके वही लक्षण होते हैं, सबके वही गुण होते हैं। यानी कि जैसे कि एक वर्ग हम शाकाहारी जीवों को ले, ठीक है, आप हिरण को अलग पढ़िए, ठीक है, बकरी को अलग पढ़िए, गाय को अलग पढ़िए, शाकाहारी जीवों का एक क्या बन गया है? समूह। और उन सभी में सभी शाकाहारी जीवों को शामिल कर लिया गया है, और देखा गया कि सभी शाकाहारी जीवों के पाचन तंत्र का अध्ययन आप अलग अलग मत करिए, बल्कि शाकाहारी जीवों के समूह में से एक का पाचन तंत्र का अध्ययन कर लीजिए, बाकी सब का पता आपको लग जाएगा कि उसमें भी पाचन तंत्र कुछ इसी तरह से होगा। तो समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न सजीवों को विभिन्न समूहों में विभक्त करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का नाम है दोस्तों क्या? वर्गीकरण है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। समानताओं और असमानताओं के आधार पर सजीवों को भिन्न भिन्न समूहों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण क्या है, समझ गए ना? वर्गीकरण एक प्रोसेस का नाम है। वर्गीकरण एक प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस में क्या किया जाता है, तो समानताओं और असमानताओं के आधार पर सजीवों को विभिन्न समूहों में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। दूसरा सवाल क्लासिफिकेशन में यह है कि हम क्लासिफिकेशन करते ही क्यों है? आखिर क्या कारण है कि समानताओं और असमानताओं के आधार पर हमें सजीवों को विभिन्न वर्गों में बांटना पड़ता है? तो इसका एकमात्र कारण है कि पढ़ने में, सजीवों के बारे में पढ़ने की प्रक्रिया क्या हो? आसान हो। अब दोस्तों केमिस्ट्री पढ़े होंगे ना, केमिस्ट्री में एक होता है आवर्त सारणी।
ठीक है। आवर्त सारणी होता है, आवर्त सारणी में क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग 17 आप पढ़े हैं, वर्ग 17 में हेलोजन को रखा गया है और हेलोजन में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये सब आप जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम आवर्त सारणी में किसी वर्ग के किसी एक तत्व के बारे में पढ़कर अन्य सभी का अनुमान लगा लेते हैं, ठीक उसी तरह बायोलॉजी में वर्गीकरण करके मान लीजिएगा एक वर्ग स्तनधारी वर्ग है, स्तनधारी वर्ग में ढेर सारे जीव है, हमें ढेर सारे जीव के बारे में अगर जानकारी हासिल करना है तो किसी एक स्तनधारी के बारे में हम पढ़ लेंगे, बाकी सभी स्तनधारियों में उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो जिस तरह केमिस्ट्री में तत्वों के गुणों को पढ़ना आसान करने के लिए क्या बनाया गया है, आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है, उसी तरह बायोलॉजी में सजीवों के बारे में पढ़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहली बात समझिए कि पृथ्वी पर ढेर सारा जातियां खोज लिया गया, उतनी जाति के सजीवों को एक एक करके पढ़ना संभव, पढ़ने की प्रक्रिया, जातियों के बारे में पढ़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक को जीवों को, सजीवों को समानताओं और समानताओं के आधार पर विभिन्न समूह में बांटते हैं, और विभिन्न समूहों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण समझ गए ना क्या है और क्यों किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि वर्गीकरण का अध्ययन, क्लासिफिकेशन का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में हम करते हैं उस शाखा का नाम क्या है, वर्गीकी है। उस शाखा का नाम क्या है, वर्गीकी है, यानी कि क्या है, टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में होता है उसका नाम क्या है, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसका नाम क्या है, टैक्सोनॉमी। ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जबकि टैक्सोनॉमी विज्ञान की एक शाखा है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जबकि टैक्सोनॉमी विज्ञान का एक शाखा है। क्लियर हो गया, बात समझ गए ना। ध्यान दीजिए एक बार, समानताओं और समानताओं के आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में बांटने की प्रक्रिया, जिससे जीवों के बारे में पढ़ना आसान हो जाए, उसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी की शुरुआत या जीवों का या सजीवों का क्लासिफिकेशन करने की शुरुआत किसने की थी, तो कैरोलस लिनियस ने की थी। किसने की थी दोस्तों, कैरोलस लिनियस ने की थी। किसने की थी, कैरोलस लिनियस ने की थी। टैक्सोनॉमी की स्थापना, टैक्सोनॉमी की स्थापना या वर्गीकरण की शुरुआत किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, कैरोलस लिनियस के द्वारा किया था। कैरोलस लिनियस ने एक पुस्तक लिखा था और पुस्तक का नाम था सिस्टीमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टीमा नेचुरी, यानी कि सिस्टीमा नेचर पढ़ते हैं इसको, कैरोलस लिनियस की पुस्तक। सिस्टीमा नेचर नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों, और ये वही पुस्तक है, और यह वही पुस्तक है दोस्तों जिसमें पहली बार कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन के बारे में बतलाया, या वही पुस्तक है जिस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में एक नए चैप्टर का उदय हुआ जिसका नाम पड़ा क्या, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी विज्ञान की शाखा है और इसे स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, कैरोलस। या वर्गीकरण की वैज्ञानिक शुरुआत किसने की थी, कैरोलस ने। हालांकि वर्गीकरण की शुरुआत सबसे पहले अरस्तु ने किया था। किसने किया था, अरस्तु ने किया था। वर्गीकरण की शुरुआत अरस्तु ने किया था, लेकिन अरस्तु ने जो जीवों को बंटवारा किया था वो बंटवारा किसके आधार पर किया था, वास स्थान पर क्या था, अर्थात जो जीव एक जगह रहते हैं उसे एक समूह में रख दिया गया था। जल में रहने वाले सभी जीव एक जगह थे, स्थल पर रहने वाले जीव एक जगह थे, यानी एक समूह में थे, हवा में रहने वाले जीव एक समूह में थे। क्योंकि वास स्थान पर के आधार पर होने वाला वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं था,
इसीलिए इस वर्गीकरण को त्याग दिया गया, ज्यादा अरस्तु के वर्गीकरण को मान्यता मिली नहीं। क्योंकि जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, वैज्ञानिक वर्गीकरण कहता है कि जीवों में उपस्थित समान और असमान गुणों के आधार पर उन्हें आप विभिन्न समूहों में बांटिए, ना कि वास स्थल पर। तो क्लासिफिकेशन करने का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो सिद्धांत यह कहता है कि आप विभिन्न प्रकार के सजीवों का जो समूह बना रहे हैं, वो समूह किस आधार पर बनाइएगा? तो समूह समान और असमान गुणों के आधार पर बनाइएगा। अर्थात समान गुण वाले जीवों को आप एक समूह में रखिए, असमान गुण वाले जीवों को आप अलग अलग समूहों में रखिए। यह है क्लासिफिकेशन करने का वैज्ञानिक तरीका, वैज्ञानिक मतलब स्रोत। लेकिन अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया वो किस आधार पर किया? इसलिए अरस्तु के द्वारा किया गया वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं था, इसीलिए इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। तो वर्गीकरण का वैज्ञानिक शुरुआत यानी वैज्ञानिक आधार पर सजीवों की वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? टैक्सोनॉमी की स्थापना किसने की? कैरोलस लिनियस ने अपने वर्गीकरण के बारे में जानकारी किस पुस्तक में दी? और कैरोलस लिनियस ने जो बंटवारा किया था, वर्गीकरण किया था, उनके वर्गीकरण में उन्होंने समस्त सजीव को, ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त सजीव को, ठीक है, समस्त सजीव को दो भागों में बांटा, ठीक है, प्लांट किंगडम, ठीक है, समस्त सजीवों को कितने भागों में बांटा दोस्तों? दो भागों में, प्लांट किंगडम, ठीक है, क्या? प्लांट किंगडम, और दूसरा क्या? यानी कि सिस्टीमा नेचुरी पुस्तक में, ठीक है, सिस्टीमा नेचुरी पुस्तक में जो कैरोलस लिनियस ने, सिस्टीमा नेचुरी पुस्तक में जो कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण किया था सजीवों को, तो उन्होंने पूरे सजीव को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा, पौधा में और जंतु में। उन्होंने कहा कि बस यही सजीव है पृथ्वी। लेकिन दोस्तों, उन्होंने सिर्फ दो भागों में बांटा। लेकिन कैरोलस लिनियस के बाद कहीं ऐसे ऐसे जीवों का खोज हुआ जो ना तो पौधे में स्थान पा रहे थे और न ही एनिमल में स्थान पा रहे थे। यानी कि यह वर्गीकरण गलत नहीं था दोस्तों। कैरोलस लिनियस के समय सजीवों की उतनी जातियां ज्ञात नहीं थी। लिनियस को लगा इस पृथ्वी पर बस दो ही चीज है, एक पौधा एक जंतु है, इसीलिए वर्गीकरण में दो भागों में डिवाइड कर दिया पूरे सजीव का। लेकिन आगे चलकर बैक्टीरिया का खोज हुआ, आगे चलकर फंगी का खोज हुआ, आगे चलकर कई ऐसे जीवों का खोज हुआ और सूक्ष्म जीवों का खोज हुआ जिसे ना तो प्लांट में रखा जा सकता था न ही एनिमल में रखा जा सकता था। तो कैरोलस लिनियस वर्गीकरण की शुरुआत की, वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण की शुरुआत की। लेकिन इसका वर्गीकरण ज्यादा दिनों तक मान्य नहीं रह पाया, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे जीवों की खोज होने लगी, सजीवों की जातियों की खोज होने लगी, तो ऐसे ऐसे सजीव मिल गए जिन्हें कहीं पर भी रखा जाना संभव नहीं था। जैसे फंगी की खोज हुई, फंगी में ऐसे गुण है जो उसे आप न तो प्लांट में रख सकते हैं न ही एनिमल में रह सकते हैं, वो अभी तीसरा अलग किंगडम बना हुआ उसका। तो धीरे धीरे कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण क्या हो गया? अमान्य हो गया। बाद में वर्गीकरण की और भी कई वैज्ञानिक जुड़े, वे लिनियस के द्वारा किए गए वर्गीकरण में समय समय पर बदलाव लाते रहे। लेकिन अगर आप आधुनिक समय की बात करिएगा दोस्तों, आधुनिक समय की बात करिएगा, तो सबसे ज्यादा वर्गीकरण जो मान है वह है रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर का। रॉबर्ट हार्डिंग ये एक महान पर्यावरणविद थे, महान इकोलॉजिस्ट थे, और वर्तमान समय में सजीवों की वर्गीकरण की जो सबसे मान्य विधि है, जिसका वर्गीकरण अमेरिका से लेकर रूस और भारत से लेकर नेपाल तक मान्य है दोस्तों, वो वर्गीकरण किसका किया हुआ है? आर.एच. व्हिटेकर की। आर.एच. व्हिटेकर का जो वर्गीकरण है दोस्तों, वो पूरी तरह वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। और इन्होंने वर्गीकरण में क्या क्या ध्यान रखा है दोस्तों? तो इन्होंने वर्गीकरण सबसे पहला ध्यान रखा है किसका? पोषण का। यानी अलग अलग पोषण करने वाले जीव को अलग अलग समूहों में रख दिए हैं। कौन? रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर।
जैसे स्वपोषण करने वाले जीव एक वर्ग में है, परपोषण करने वाले जीव एक वर्ग में है। तो वर्गीकरण का जो आधार है रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर का, उसमें पहला आधार क्या रखे हैं? पोषण का। दूसरा आधार रखे हैं कोशिका के प्रकार का, कोशिका के प्रकार का, कि कोशिका यूकैरियोटिक है कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है। इन्होंने प्रोकैरियोटिक के लिए अलग वर्ग बनाए और यूकैरियोटिक के लिए अलग वर्ग बनाए। और दूसरा तीसरा रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर के वर्गीकरण में जो तीसरा आधार लिया गया था, वो लिया गया था दोस्तों क्या? कोशिका की। और कोशिका के संख्या के आधार पर आप जानते हैं जीव दो ही प्रकार के होते हैं, एक कोश के और रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने एक कोश के जीवों को अलग समूह में रखा है और बहुकोश के जीवों को अलग समूह में रखा है। और चौथा आधार जो वर्गीकरण का आधार है, रॉबर्ट हार्डिंग के वर्गीकरण का आधार है, वो है विकासीय संबंध। हर जीव जो विकास किए हैं, एक जाति से दूसरे जाति का विकास हुआ है इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर एक एक जाति का विकास पिछले जातियों से हुआ है, अर्थात मानव का विकास बंदर से हुआ है, कबूतर का विकास मुर्गी से हुआ है, ठीक है, गधा का विकास घोड़ा से हुआ है। ऐसा ही हुआ है, हंसी है नहीं, ठीक है। ऐसी तरह विकास हुआ है। विकास की प्रक्रिया को समझना बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत यही है कि एक ही जाति से दूसरे जाति का क्या हुआ है? विकास हुआ है। यानी पहले क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा समय, ठीक है, पहले गांव समय यह मोहल्ला रहता है, माहौल बना रहता है गांव समय। देखिएगा कि कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो उसी से पूछे जाते हैं जो जवाब देने लायक ना हो, ठीक है। जैसे जो कभी इंग्लिश ने पूछा है, बनाया है, या इंग्लिश ने पढ़ता है, तो उससे गांव का लोग ट्रांसलेशन पूछेगा, तब उसको डिमोरलाइज करेगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न गांव में आपको साधारणतः मिल जाएगा देखने के लिए। ऐसा ही एक प्रश्न है जो गांव में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, ठीक है। अब दोस्तों, पहले मुर्गी की पहले अंडा, क्या इसका जवाब देना कठिन है? बिल्कुल नहीं कठिन है। अगर हम डार्विन के सिद्धांतों को सच मान ले तो पहले ना तो मुर्गी ना ही अंडा, पहले कोई और पक्षी था जो धीरे धीरे परिवर्तन होते गया और एक समय ऐसा आया कि वो मुर्गी में कन्वर्ट हो गया और अंडा देने लगा। यानी कि विकास की प्रक्रिया में अगर मुर्गी के पहले अंडा, तो विज्ञान कहता कि नहीं, पहले मुर्गी उसके बाद अंडा। उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो जो कैरोलस लिनियस का बंटवारा था, ठीक है, जो कैरोलस लिनियस का बंटवारा था, जो टू किंगडम में डिवाइडेशन था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, वह प्लांट और एनिमल किंगडम का बंटवारा धीरे 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 क्या हो गया? अमान्य हो गया। क्यों? तो ऐसे ऐसे जीव मिल गए, ऐसे ऐसे जीव मिल गए जिसको ना तो प्लांट में रखा जा सकता था ना एनिमल में। तो वर्तमान समय में सबसे मान्य वर्गीकरण किसका है? रॉबर्ट हार्डिंग। रॉबर्ट हार्डिंग वर्गीकरण में कितने चीजों का ध्यान रखा है? 4 चीजों का ध्यान रखा। कितने चीजों का ध्यान रखा? 4 चीजों का ध्यान रखा। किसका ध्यान रखा? पोषण का, कोशिका के प्रकार का, कोशिका की संख्या का और विकासीय संबंध। और इस आधार पर 4 चीजों को आधार मानकर रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है उसको 5 भागों में डिवाइड किया। पहला किंगडम किया, और मोंडा किंगडम के बारे में आप पढ़ चुके हैं। मोंडा किंगडम में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बना जीव को रखा गया है। मोंडा किंगडम में मुख्य रूप से बैक्टीरिया को रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है, एक्टिनोमाइसिटीज नामक एक प्रकार का बैक्टीरिया का ही समूह है उसको रखा गया है। तो मोंडा किंगडम में उन सजीवों को रखा गया है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए हैं, जो एक कोशिकीय है, यानी सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने जीवों को किस किंगडम में रखा गया है दोस्तों? किस किंगडम में रखा गया है? मोंडा किंगडम में रखा गया है। मोंडा किंगडम में रखा गया है। किस किंगडम में रखा गया है? दूसरा जो किंगडम है दोस्तों प्रोटिस्टा है। और ये दोनों किंगडम की हम चर्चा तीसरा चैप्टर में ही कर दिए थे।
और इसके बारे में अंतर भी बताए थे कि क्या अंतर है मोनरा का और क्या अंतर है प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा किंगडम में प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय सूक्ष्मजीवों को रखा गया है, सॉरी यूकैरियोटिक और एक कोश के सूक्ष्मजीवों को रखा गया। ध्यान दीजिए, मोनरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक और एक कोश के सूक्ष्मजीवों को रखा गया है, जबकि प्रोटिस्टा किंगडम में एक कोश के यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तीसरा किंगडम किसका बना है? फंगी का बना है, और फंगी क्या है आप पढ़ ही लिए हैं। चौथा किंगडम किसका है? प्लांटी को रखा गया है, प्लांटी। और पांचवा एनिमेलिया, पांचवा इसमें समस्त जंतु को रखा गया है, इसमें समस्त पौधे को रखा गया है, फंगी को, ठीक है, यूकैरियोटिक एक कोश किए, प्रोकैरियोटिक एक कोश किए। अब दोस्तों इस पांचों किंगडम में कितना सजीव है? कितना सजीव है? 1 और 1.8 मिलियन, 1.8 मिलियन सजीवों के जातियों को क्या आप एक एक करके पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। लेकिन क्या आप 5 को पढ़ सकते हैं? और इसी पांचों में समाहित है कितने जाति का सजीव? तो दोस्तों 18 लाख को आप नहीं पढ़ सकते हैं एक एक करके, लेकिन उसको कितने समूहों में बांट दिए। अब एक समूह में जीव है, उसमें लगभग एक ही प्रकार के गुण समाहित है। हम 5 के बारे में पढ़ेंगे और अंदाज कितने के बारे में लगेगा? 5 के बारे में पढ़िए और कितने के बारे में अंदाज लगाइए। है ना गजब का चीज। और इसी गजब के चीज का नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इतना पावर है दोस्तों कि आप 1.8 मिलियन सुनकर जो बेहोश हो रहे थे, इसको ले आए हैं कितने पर? 5 पर है। यही है क्लासिफिकेशन का टॉनिक। टॉनिक मारिए, 1.8 बन गया 5। 1.8 में मिलियन में घबरा रहे हैं तो 5 को पढ़िए। अब कहिएगा हम 5 को पढ़कर कैसे जानेंगे इतने बारे में? बिल्कुल जानिएगा, पहले पढ़िए तो सही। तो है ना गजब का चीज क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में हम करते हैं उसका नाम क्या है? टैक्सोनॉमी। कभी कभी दोस्तों वर्गीकरण और वर्गीकी में अंतर ही नहीं बुझाता है। ध्यान दीजिए, 2 शब्द एक ही तरह के थे, वर्गीकरण और वर्गीकी। बहुत को लगेगा कि दोनों एक ही चीज है, दोनों में आसमान धरती का फर्क है, दोनों को दोनों से कोई मतलब नहीं। यानी क्लासिफिकेशन प्रोसेस एक तरीका है। क्या तरीका है? तो समूह बनाने का तरीका। जबकि टैक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान की क्या है? शाखा। क्लियर है दोस्तों? समझ गए? तो सजीवों के कितने किंगडम? ये 5 किंगडम बंटवारा किसने किया है? कितने आधारों पर किया है? ये 4 आधार क्या क्या है समझ गए ना? यानी कि समान पोषण करने वाले जीव, अलग अलग पोषण करने वाले जीव एक समूह में नहीं है तो उसको हम अपवाद मानकर चल रहे हैं। फिर दूसरा है कोशिकाओं के प्रकार, यानी कि अलग अलग प्रकार के कोशिका एक समूह में नहीं है, अलग अलग समूह में, अलग अलग ग्रुप में है। दूसरा है कोशिकाओं की संख्या, यानी एक कोश के बहुकोशिक को एक नहीं रखा गया है, अलग अलग समूह में रखा गया। विकास के संबंधों के आधार पर भी उन्हें कई वर्गों में डिवाइड किया गया। तो वर्गीकरण समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो वर्गीकरण हम किए हैं, वर्गीकरण में कितना किंगडम बनाए हैं? 5 किंगडम बनाए। वर्गीकरण में कितना किंगडम? 5 किंगडम। और किंगडम जो है दोस्तों वर्गीकरण करने की सबसे बड़ी इकाई है। किंगडम जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जगत, जिसकी संख्या टोटल कितना है? 5। किसने बांटा है 5 में? रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। तो वर्गीकरण हम जब करते हैं
तो उस वर्गीकरण करने में जो ये किंगडम है ना दोस्तों, किंगडम तो वर्गीकरण का सबसे बड़ा इकाई है, यानी वर्गीकरण यहां पर आकर समाप्त हो जाता है। वर्गीकरण यहां पर आकर के समाप्त हो जाता है। तो फिर वर्गीकरण होता कैसे दोस्तों? वर्गीकरण की शुरुआत जो की जाती है वे स्पीशीज से की जाती है। किससे की जाती है? स्पीशीज से। वर्गीकरण की शुरुआत किससे की जाती है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? और जाति के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। समान जंतु जो आपस में प्रजनन कर सके, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सके, उसे क्या कहते हैं? उसे जाति कहते हैं। तो वर्गीकरण की शुरुआत कहां से हुई? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है और जाति क्या है? समझ गए कि नहीं समझ गए? पूरी मानव एक जाति है, यानी जितने मानव उतने जाति है। पूरी मानव एक जाति। अब समान गुण वाले जाति को मिलाकर के बना दिया जाता है जीनस, यानी क्या? वंश। ऐसे जाति जिसमें समान समान गुण है उसे एक ही वंश में रख दिया गया है, यानी समान गुण वाले जातियों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? वंश बनाया जाता है। वंश वंश। समान गुण वाले वंश को मिलाकर के आपस में क्या बना जाता है? फैमिली, या क्या? कुल। फिर समान गुण वाले फैमिली को मिलाकर क्या बना जाता है? ऑर्डर। ऑर्डर। और नोट में थोड़ा दोस्तों सही करिएगा, क्योंकि समान गुण वाले ऑर्डर को मिलाकर के, समान गुण वाले ऑर्डर को मिलाकर के बनाया जाता क्या? क्लास। क्या बनाया जाता है? क्लास। और समान गुण वाले क्लास को मिलाकर बनाया जाता है डिवीजन। ठीक है, क्या बनाया जाता है? और अगर क्लासिफिकेशन पौधों का है तो डिवीजन, अगर पौधे का है तो पौधे के संबंध में डिवीजन को क्या पढ़ा जाता है? फाइलम। और समान गुण वाले फाइलम को मिलाकर दोस्तों क्या पढ़ाया जाता है? किंगडम। दोस्तों इस पृथ्वी पर किंगडम की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। 5 है। लेकिन जातियों की संख्या कितनी है? 1.8 मिलियन है। 1.8 मिलियन जाति है, जो क्लासिफिकेशन होते 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 कहां पर पहुंच गया है? 5 पर पहुंच गया। तो दोस्तों वर्गीकरण की जो शुरुआत होती है वे कहां से होती है? जाति मिलकर क्या बनता है? वंश बनता है। वंश मिलकर क्या बनता है? कुल बनता है। कुल मिलकर गण, गण मिलकर वर्ग, वर्ग मिलकर डिवीजन, या जंतु के संबंध में डिवीजन, पौधे के संबंध में, और कई डिवीजन मिलकर के क्या बनते हैं? किंगडम। किंगडम की संख्या मात्र कितनी है? 5 है। जातियों की संख्या कितनी है? तो इस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। मानव का ही वर्गीकरण देख लीजिए। मानव किस स्पीशीज का है? तो मानव के स्पीशीज का नाम है सैपियंस। क्या नाम है? सैपियंस। मानव किस वंश का है? किस जाति का है? सैपियंस जाति का है। मानव किस वंश का है? होमो वंश का है। मानव किस वंश का है? होमो वंश का है। मानव के कुल का क्या नाम है? होमोनिडी। मानव के कुल का नाम क्या है? होमोनिडी। मानव के कुल का नाम क्या है दोस्तों? होमोनिडी। मानव के कुल का नाम होमोनिडी है। मानव के गण का नाम प्राइमेट है दोस्तों। क्या है? प्राइमेट्स है। मानव का गण का क्या नाम है? प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स है। और मानव किस क्लास में है? तो मानव मेमेलिया क्लास में है। मानव किस क्लास में है? मेमेलिया क्लास में है। मानव किस क्लास में है? मेमेलिया क्लास में है। और मानव, सॉरी, मेमेलिया क्लास है। अब मानव का जो डिवीजन है उसका नाम है कोरडाटा। क्या नाम है? कोरडाटा। और मानव का जो किंगडम का नाम है वो क्या है? एनिमेलिया। तो दोस्तों हर एक जीवों का इतने स्तर पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे मानव एनिमेलिया किंगडम के, कोरडेटा डिवीजन के, मेमेलिया वर्ग के, प्राइमेट गण के, होमोनिडी कुल के, होमो वंश के, कैसा जाति है?
क्लियर हो गया। तो वर्गीकरण की शुरुआत कहां से होती है? जाति से होती है। वर्गीकरण की शुरुआत कहां से होती है? जाति से होती है। कहां पर खत्म होता है? किंगडम पर खत्म होता है। जाति से शुरू होती है, कहां पर खत्म होता है? किंगडम होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, वर्गीकरण इतने स्तर पर किया जाता है और आप या हम लोग इस वर्गीकरण में कहां तक को पढ़ने वाले हैं, यानी हम किसके बारे में पढ़ेंगे और किंगडम को किस में तोड़कर पढ़ेंगे, और जहां जरूरी होगा कहां कहां हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में। यानी हम लोग किंगडम के बारे में तो समान रूप से जान गए ना, तो हम लोग किंगडम के अब फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जो फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस फाइलम के वर्गों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्लासिफिकेशन का जो ये वाला स्टेप है, गण, कुल, वंश और जाति, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। फिर अगर आप मेडिकल का तैयारी कोई किए होंगे, 11th क्लास में 1.5 महीना इसी का क्लास चलते रहता है, बच्चा क्लासिफिकेशन पढ़ते रहता है। लेकिन हम लोगों को तो डॉक्टर बनना नहीं है, हम लोगों को बनना है छोटा मोटा सर्विस मैन, ठीक है, छोटे बड़े बड़ा बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी हमारा सिलेबस कहां तक है? क्लास तक। तो वर्गीकरण समझे, वर्गीकरण क्यों करते हैं समझे, कैसे करते हैं समझे, किसका करते हैं ये भी समझ गए। सजीवों का ही करते हैं, निर्जीव का वर्गीकरण। निर्जीव के लिए केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल है, या यूं कहिए केमिस्ट्री में जितना पेरियोडिक टेबल का महत्व है ना, उतना ही महत्व बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन का है। तत्वों के गुणों का अध्ययन आसान बनाने के लिए केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल का सहारा लिया जाता है, और सजीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए बायोलॉजी में किसका सहारा लिया जाता है? क्लासिफिकेशन का सहारा लिया। किसका? क्लासिफिकेशन। क्लियर है दोस्तों? यहां तक समझ गए ना? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। और नोट में जो क्लास छूट गया था देख लिए ना, एक बार पुनः मिला लीजिए दोस्तों, एक बार पुनः मिला लीजिए, ठीक है, एक बार पुनः मिला लीजिए। बहुत चीज नोट में गलत दे देते हैं ताकि बाहरी लड़का कोई जल्दी ज्यादा फायदा ना उठा ले। दोस्तों जाति मिलकर के क्या बनाता है? जीनस। जीनस मिलाकर फैमिली मिलकर, ऑर्डर मिलकर, क्लास मिलकर, डिवीजन मिलकर बड़ी इकाई, किंगडम छोटी इकाई, और इसको आधार इकाई भी कहते हैं क्योंकि यहीं से शुरू होता है वर्गीकरण। अब दोस्तों वर्गीकरण करने से बड़का टेंशन टल गया। अब वो बड़का टेंशन क्या था कि 1.8 मिलियन का नाम सुनते ही बायोलॉजी वाला कहता था अब नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं। तो उसको हमने कितना पर ला दिया? 5 पर। अब 5 जैसे ही बोलिएगा कहेगा कि हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गया 5। तो ये है क्लासिफिकेशन करने का अद्भुत चमत्कार। 8 मिलियन, 1.8 मिलियन को हम 5 पर ले आए। लेकिन क्लासिफिकेशन कर देने के बाद भी बायोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गड़बड़ी उत्पन्न हो जा गया। क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से समझने के बावजूद विज्ञान के क्षेत्र में, खासकर जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। और वो बड़ी समस्या की क्या थी जानते हैं दोस्तों? एक ही पौधा का अलग अलग नाम अलग अलग देशों में, और तो और एक ही देशों में एक पौधा का कई नाम। आप जानते हैं एक सब्जी होता है जिसको पटना में नेनुआ कहा जाता है, आप मधेपुरा जाइएगा ना उसको झींगा कहा जाता है, ठीक है। अब पता नहीं उसको पूर्णिया में कुछ और कहा जाता है, गया चल जाएंगे कुछ और कहा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी कि एक ही पौधा है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। एक ही पौधा का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग नाम और भिन्न भिन्न देशों में तो और अलग अलग नाम। इंग्लैंड चल जाइएगा कहिएगा भिंडी का भुजिया चाहिए, भिंडी का भुजिया चाहिए, कोई नहीं बुझेगा।
लेडीज फिंगर चाहिए तब बुझेगा। ठीक है, तो दोस्तों लेडीजे फिंगर ने बोलते हैं। अल्लाह अल्लाह ने करिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, तो एक ही पौधा अलग अलग नाम, एक ही पौधा अलग अलग नाम। अब कहिएगा इससे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत हो सकता है? बहुत दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले मान लीजिए अमेरिका में रिसर्च हुआ है, और अमेरिका में रिसर्च हुआ कि ब्रिंजल यानी बैगन के पौधे पर इस दवाई का इस्तेमाल से बैगन कभी नहीं सड़ेगा। अमेरिका मान लीजिए यह रिसर्च हुआ, वह रिसर्च तुरंत इंडिया में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। पहले तो इंडियन के वैज्ञानिक वहां जाएगा, अमेरिका शोध करेगा कि अमेरिका वाला जो ये पौधा है, ये पौधा इंडिया में आखिर कौन है, तब मिलाएगा, अच्छा ये बैगन है, अब बैगन पर काम करेगा। यानी कि एक पौधा के अलग अलग नाम होने से एक दिक्कत यह आती है कि विश्व के किसी एक कोने पर पौधे के अच्छे गुणों के लेकर अगर कोई अनुसंधान हुए हैं तो वे अनुसंधान तुरंत विश्व के अन्य क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाएंगे। पहले विश्व के लोग ये देखने में लग जाएंगे कि आखिर कैसा पौधा है और हमारे यहाँ इसको क्या कहा जाता है। तो एक दिक्कत कि अलग अलग पौधे से हम वैज्ञानिक लाभ को तुरंत उठा नहीं पाएंगे पौधे के संबंध में। और दूसरा घाटा रिपोर्टिंग करने में, मान लीजिए जब भारत के जंगल में आग लग गया है, आग लगने के कारण जो है रिपोर्टिंग हो रहा है और कनाडा वाला देख रहा है टीवी पर व्हाट इज दिस, ठीक है, बोलेगा कौन कौन पौधा है जी, समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। यानी कि एक देश के लोग जब अपने देश से बाहर आएंगे, उन्हें पेड़ पौधों को जानने के बारे में बहुत ज्यादा दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा अगर अलग अलग पौधे का नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग हो जाए, भिन्न भिन्न देशों में अलग हो जाए। एक ही पौधे के अलग अलग नाम के कारण जब विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान करने में जब कई तरह के जटिलताओं का सामना किया जाने लगा, तो देश भर विश्व भर के वैज्ञानिक एकजुट हुए। विश्व भर के एकजुट हुए वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक एक जगह पर बैठे और सब आपस में विचार किए कि पौधा को अपने अपने क्षेत्र में जो कहना है कहिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एक पौधा का कोई एक ऐसा नाम रखा जाए जो पूरे विश्व में क्या हो, एक। और वैज्ञानिक ने ऐसा ही आपस में समझौता किया कि भिन्न भिन्न पौधे को हम अपने क्षेत्र में, अपने देश में, अपने कस्बे में, अपने जिलों में जो कहते हैं वो कहेंगे, लेकिन एक नाम ऐसा रहेगा जो पूरे वर्ल्ड में एक रहेगा। और इस एक नाम जिस पर वैज्ञानिकों की सहमति बनी, वह नाम क्या कहलाया? वह नाम कहलाया क्या? वैज्ञानिक नाम, या पौधों के संदर्भ में बोटनिकल नेम भी कहते हैं, वानस्पतिक नाम भी कहते हैं। और वैज्ञानिक नाम लिखने की जिस तकनीक पर वैज्ञानिक आपस में समझौता किए या आपस में एक मत बनाए, उस सिद्धांत का नाम था बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी नाम हो जाएगा द्विनाम पद्धति। क्या हो जाएगा? द्विनाम पद्धति। ठीक है, भिन्न भिन्न कस्बों में भिन्न भिन्न पौधे को जो कहते हैं कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक पूरे विश्व के इस बात पर सहमत हुए कि एक नाम ऐसा दीजिए जो पूरा वर्ल्ड में क्या हो, एक हो। और एक जाति के पौधे को, एक जाति के जीवों को एक नाम देने के लिए एक तकनीक विकसित की गई, जिसके आधार पर जीवों का एक नाम लिखने का प्रस्ताव पर मुहर लगा। और जिस तकनीक पर यह नाम लिखने की प्रक्रिया चालू हुई, उस तकनीक का नाम क्या रखा गया? और द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी पेड़ पौधे, किसी जंतु का जो नाम लिखे जाते हुए उसका कौन नाम कहलाता है? और एक जंतु का, एक पौधे का वैज्ञानिक नाम पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं? केवल एक होते हैं, जिसके आधार पर उसे विश्व के किसी भी कोने में पहचाना जा सकता है।
अब वैज्ञानिक नाम लिखने की जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, उसका नाम द्विनाम पद्धति क्यों पड़ा दोस्तों? तो इसलिए पड़ा कि वैज्ञानिक नाम कितने पदों से लिखे जाते हैं? 2 पद। किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में कितने पद होते हैं? कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं दोस्तों। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहला पद होता है उनके वंश का होता है, यानी कि जीनस का होता है। पहला पद किसका होता है? वंश का होता है। अब वंश के बाद दूसरा पद किसका होता है? जाति का होता है। दूसरा पद किसका होता है? जाति का होता है, स्पीसीज का होता है। यानी वैज्ञानिक नाम लिखने में कितने पद का यूज किया जाता है? कौन कौन पद का? पहले कौन पद का? अंत में किसका? जाति का। जैसे 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 आप जानते हैं कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरजिया सटाइबा नाम है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरजिया सटाइबा। तो धान के वंश का नाम क्या है? ओरजिया। धान के जाति का नाम क्या है? सटाइबा है। धान के जाति का नाम क्या है? सटाइबा। और दोस्तों नाम लिखने का तरीका है कि ओ को हम कैपिटल में लिखेंगे, आर को स्मॉल में, वाई को स्मॉल में, जेड को स्मॉल में, एस को भी स्मॉल में। अगर एस को कैपिटल कर देंगे तो ये वैज्ञानिक नाम लिखने का गलत तरीका है। वैज्ञानिक नाम में कैपिटल में सिर्फ वंश का पहला अक्षर लिखते हैं। वैज्ञानिक नाम जब हम कहीं पर लिखते हैं तो सिर्फ वंश का पहला कैपिटल अक्षर लिखते हैं। उसके बाद सारा क्या होता है? वंश और जाति के बीच हम स्पेस छोड़ते हैं, और स्पेस के बाद जब जाति का भी नाम शुरू करते हैं वो भी आपको स्मॉल लेटर में करते हैं। किस लेटर में करते हैं? स्मॉल लेटर में करते हैं। तो वैज्ञानिक नाम जिस पद्धति पर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम जो द्विनाम पद्धति के द्वारा लिखे जाते हैं उसमें कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। कौन कौन पद होते हैं? वंश और जाति का। कितने पद होते हैं? वंश और जाति का। पहले क्या होता है? अंत में क्या होता है? लिखने का तरीका देख लिए ना। सिर्फ वंश का पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद सारा स्मॉल लेटर होगा, अब बीच में वंश और जाति के बीच में क्या होगा? क्लियर हो गया? समझ गए? और कहीं ऐसे पौधे का वैज्ञानिक नाम आपके नोट में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक नाम को देखिए और उसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है? और रोज एक एक याद करना है। निश्चिंत रहिए, परीक्षा तक सब याद हो जाएगा। रोज सिर्फ कितना याद करना है? 1 याद करना है। और रोज 1 याद करना है। अब प्रतिदिन एक एक याद जो किए हैं उसको याद रखना है। ठीक है? श्योर रहिए, 20-22 दिन में सारा का सारा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है? हड़बड़ा कर पूरा रटना नहीं है। ठीक है? जो रटा है वो बहुत कम नौकरी किया है, जो समझ समझ कर रटा है वो 100% नौकरी किया है, और जो सिर्फ समझा है वो भी नौकरी नहीं किया है। यानी कि नौकरी करने के लिए समझना भी जरूरी है, रटना भी जरूरी है। दोनों चीज जरूरी है, और इन दोनों चीज को करने के लिए बैठना जरूरी है। यानी कि अगर आपको नौकरी करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है बैठना, कि आपको बैठने का कुव्वत कितने घंटे का है। बहुत को बैठने का ही कुव्वत नहीं होता है, और धरफराते रहेगा, हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। अरे तुमको बैठने ही नहीं आता है तो कहाँ से पढ़ेगा? तो दोस्तों, जनरल कंपटीशन में सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैठना भी इंपॉर्टेंट है। और कई लोगों को हम मिला देंगे जिसको बैठने नहीं आता है, बैठेगा 10 मिनट के बाद चाय दुकान दौड़ेगा। ठीक है? चाय दुकान पर खड़ा रहेगा, फिर रूम जाने से डरेगा कि वहां पर बैठना पड़ेगा, इसीलिए चाय दुकान पर और 5 घंटा रुक जाएगा। यानी कोई लड़का तो उसको बैठने से इतना डर लगता है कि भर दिन चाहिए दुकान पर आता है कि हम रूम जाएंगे हमको बैठना पड़ जाएगा। तो बैठना आप लोग सीखिए पहले। जो बैठ गया वो पढ़ लिया, क्योंकि मोबाइल देखने की भी सीमा है। एक सीमा के बाद आप थक जाइएगा। ठीक है? उसके बाद क्या करिएगा? तो आपको बैठने का आदत है, आप बैठल रहिएगा, मोबाइल से थक जाइएगा, क्या करिएगा? पढ़िएगा, नौकरी होगा। दोस्तों क्लियर है? द्विनाम पद्धति समझे कि नहीं समझे? चलिए ताली मत मारिए। अब दोस्तों क्लासिफिकेशन समझ गए ना? अब आते हैं प्लांट की दुनिया की सैर करते। हम इस चैप्टर में प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। किसका? प्लांट का। और हम आपको बताए थे कि क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हम जो है
किंगडम को बांटेंगे किसमें? फाइलम में। किसमें बांटेंगे? और जो फाइलम इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम क्लास में भी बांटने का कोशिश करेंगे, लेकिन उसके आगे हम क्लासिफिकेशन करने वाले नहीं है, क्योंकि वे हमारे सिलेबस में नहीं है। आइए दोस्तों, क्या पढ़ना है? प्लांट किंगडम। आइए दोस्तों, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में कैसे सजीव को रखा गया है? मल्टी सेलुलर को रखा गया है। ठीक है, किसको? यानी कि सारे के सारे प्लांट किंगडम के सजीव कैसे हैं? कुछ आपसे पूछ देगा क्या प्लांट किंगडम में कोई प्लांट एक कोशिकीय भी है? नहीं। मोनरा किंगडम में एक कोशिकीय है, प्रोटिस्टा किंगडम में एक कोशिकीय है, लेकिन प्लांटी किंगडम में और एनिमिलिया किंगडम में एक भी एक कोशिकीय जीव। फंगी किंगडम में भी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों है, क्योंकि कुछ फंगी एक कोशिकीय होते हैं, उसको भी फंगी किंगडम में ही रखा गया है। तो प्लांट किंगडम में जितने भी सजीव है, अर्थात जितने भी प्लांट है, सारे के सारे क्या है? और सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। इसका मतलब कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है। दूसरी विशेषता यह है कि सारे के सारे यूकैरियोटिक कोशिका से बने हैं, कोशी में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है। और आपको पहले ही बता दिए थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला मात्र एक किंगडम है, और वो किंगडम का नाम है मोनेरा। मोनेरा मोनेरा याद है ना आपको? तो इसमें जो भी है सब किन कोशिका से बने हुए हैं, ठीक है। और इन सब की विशेषता है, इन सब की विशेषता है दोस्तों, ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं। यानी कि इन सब में कैसा पोषण होता है? स्वपोषण होता है। चौथी विशेषता होती है कि इसमें क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। यानी कि क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो प्लांट किंगडम में प्लांट को रखा गया है, प्लांट किंगडम में प्लांट को रखा गया है। और प्लांट की क्या विशेषता है? प्लांट की विशेषता है कि वे सारे के सारे बहुकोशिकीय होते हैं, कोई भी एक कोशिकीय नहीं होते हैं। वे सारे के सारे यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से नहीं बने होते हैं। वे सारे के सारे उसमें स्वपोषण होता है, क्योंकि उनके कोशिका में प्लास्टिड है, प्लास्टिड में कोलोप्लास्ट है, कोलोप्लास्ट के भीतर में क्लोरोफिल है, जिसके कारण सभी के सभी पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और अगली विशेषता की सभी पौधे में क्या होते हैं? सेल वॉल। और दोस्तों, ये पौधे की वो विशेषता है जो निश्चित ही आप जानते होंगे, ऐसा नहीं कि ये विशेषता आप नहीं जानते होंगे पौधे का। तो पौधे में कितने विशेषता होते हैं? ये सारी विशेषताएं होते हैं। अब इस पूरे प्लांट किंगडम को, इस पूरे प्लांट किंगडम को एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आइकलर। क्या नाम था? क्या नोट में इस साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है? आइकलर। आइकलर आइकलर नामक साइंटिस्ट ने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आइकलर नामक साइंटिस्ट ने पूरे प्लांट किंगडम को 2 फाइलम में विभाजित किया। कितने? 2। क्या? फाइलम। यह है किंगडम। किंगडम बटेगा किसमें? फाइलम में। और ये फाइलम था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फाइलम नहीं, 2 सब किंगडम में, ध्यान दीजिएगा, 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। प्लांट किंगडम को आइकलर ने फाइलम में नहीं, 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। सब किंगडम हम क्लासिफिकेशन वाला में नहीं लाए थे, लेकिन अभी जान लीजिए कुछ किंगडम इतने बड़े होते हैं कि उन्हें भी छोटे छोटे किंगडम में बांटा जाता है। और जब किंगडम को 2 भागों में, किंगडम के विशेषताओं वाले ही में बांट दिया जाता है, तो उसे सब किंगडम कहते हैं। तो आइकलर ने प्लांट किंगडम को कितने सब किंगडम में बांटा? तो एक का नाम क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। और दूसरा का नाम दोस्तों फेनरोगैम्स। दूसरा का नाम क्या है? फेनरोगैम्स, ठीक है। प्लांट किंगडम को कितने वर्गों, कितने सब किंगडम में बांटा? क्रिप्टो फेनरो, क्रिप्टो फेनरो किसने बांटा? किसने बांटा? आइकलर ने। अब समझिए किस आधार पर बांटा, ठीक है, किस आधार पर बांटा? तो क्रिप्टोगैम में ऐसे पौधे को रखा गया है जिसमें कभी कभी फूल नहीं खिलते हैं,
जिसमें ऐसे पौधे जिसमें कभी फूल नहीं खिलते हैं, उसे किस वर्ग में रखा गया है? क्रिप्टो गेम में। और दोस्तों, जब फूल नहीं खिलेगा तो फल नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा तो बीज नहीं होगा। तो ऐसे क्रिप्टो गेम में फल और बीज का क्या होता है? अभाव होता है। क्रिप्टो गेम में फल और बीज का क्या होता है? अभाव होता है। फूल और बीज का क्या होता है? अभाव होता है। तो ऐसे सभी पौधे, ध्यान दीजिए, ऐसे सभी पौधे जिनमें कभी ना तो फूल खिलते हैं ना ही कभी फल और बीज लगते हैं, उन सभी पौधे को किस सब किंगडम में रखा गया है? क्रिप्टो गेम में रखा गया है। या किस समूह में रखा गया है? तो किस समूह में रखा गया है? क्रिप्टो गेम में रखा गया है। और दोस्तों, ऐसे कई पौधे आप देखे होंगे, खासकर आप घरों में लगाए जाने वाले, गमलों में लगाए जाने वाले कुछ सजावटी पौधे को जरूर देखे होंगे। उन सजावटी पौधे में कभी फूल नहीं खिलते हैं, लेकिन उनके पत्ते बहुत ही आकर्षक रंग लिए हुए झिलमिलाहट वाले होते हैं, इसीलिए लोग उन्हें दरवाजों पर सुंदरता के लिए लगाते हैं। वे सब पौधे में कभी फूल खिलते हुए आप नहीं देखे होंगे। वो सारे पौधे क्या है? अब कुछ पौधे ऐसे हैं दोस्तों जिसमें जिसमें क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। अगर फूल नहीं खिलते हैं फिर भी क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। तो ऐसे पौधे जिसमें फूल और बीज खिलते हैं उसे किस में रखा गया है? फेनरो गेम में रखा गया। उसे किस में रखा गया है? फेनरो गेम में रखा गया। और ऐसे पौधे जिसमें कभी फूल नहीं खिलते हैं उसे किस में रखा गया? तो प्लांट किंगडम को पहली बार जो 2 भागों में बांटा गया है, किस आधार पर? और क्या आप दोनों प्रकार के पौधे देखे हैं कि न देखे हैं? क्या ऐसे पौधे देखे हैं कि नहीं जिसमें कभी फूल नहीं लगता है? देखे हैं ना? अब बहुत मुरी डोला रहा, नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। दोस्तों, आज ही जाना है, आज नहीं कल। कहाँ जाना है? चिड़ियाघर जाना है। वहां पर पेड़ पौधों का विशाल भंडार है। ध्यान रखिएगा, जो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, अगर पेड़ों के बारे में आपको बहुत अच्छी से जानकारी जानना है तो जाइए, घूमिए, और वहां के पेड़ पौधे पर काफी अच्छी तरह से रिपोर्टिंग की हुई है। यानी पेड़ कौन है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, उस पर लिखा हुआ। कोई गए हो तो दिखे होंगे, देखे हैं? हाँ, नहीं तो कुछ और देखने के लिए लोग चले जाते। क्या है? हल्ला करते हैं जी। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि क्रिप्टो गेम और फेनरो गेम में बट गया ना। एक बार दोस्तों ध्यान दीजिए, प्लांट किंगडम को हम कितने भागों में बांटे? 2 भागों में बांटे, ठीक है? क्रिप्टो गेम्स, ठीक है, क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स, ठीक है, फेनरो गेम्स। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, किस आधार पर बांटे? अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्रिप्टो गेम के अंतर्गत 3 फाइलम है, 3 फाइलम, ठीक है, 3 फाइलम, ठीक है। थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा, और दूसरा ब्रायोफाइटा, और तीसरा है टेरिडो। और टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट रहता है दोस्तों। पी क्या रहता है? और जो फेनरो गेम है, फेनरो गेम ऐसे पौधे हैं जिसमें फूल बीज होगा कि नहीं होगा? होगा। और इसको 2 भागों में बांटा गया है, एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, ठीक है, एंजियोस्पर्म का हिंदी नाम है, और हिंदी नाम है आवर्त बीजी। हिंदी नाम क्या है? आवर्त बीजी। और दूसरा है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म का हिंदी नाम जो है वो है अनावृत बीजी। वो क्या है? अनावृत बीजी। तो इस तरह से फेनरो गेम को 2 और क्रिप्टो गेम को कितने समूह में बांटा गया? 3। यानी कि पौधे के अंतर्गत कुल कितने फाइलम है? 5। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियो। यानी इस पृथ्वी पर कितने फाइलम है पौधे के? और दोस्तों ध्यान दीजिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या है? क्रिप्टो गेम।
और आप समझ चुके हैं पहले ही कि क्रिप्टो गेम में फूल और बीज, यानी कि थैलोफाइटा में भी फूल बीज नहीं होगा, बरायोफाइटा में भी फूल बीज नहीं होगा, टेरिडोफाइटा में भी फूल बीज नहीं होगा। यानी थैलोफाइटा, बरायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे हैं जिसमें कभी बीज नहीं लगेगा, कभी फूल नहीं खिलेगा। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं दोस्तों जो इसमें फूल लगेगा, बीज भी होगा। क्लियर हो गया? अब आपको पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना है तो उसके लिए तो बायोलॉजी से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी के लिए अगर आपको पौधे के बारे में समान जानकारी रखनी है तो निश्चित तौर पर कितने फाइलम के बारे में जानना होगा? 5, थैलोफाइटा, बरायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। आइए तो शुरुआत करते हैं किससे? थैलोफाइटा से। कहिए दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक? पौधों की दुनिया की सैर कर रहे हैं कि ना आप? थैलोफाइटा कहिए हाँ। हल्ला नहीं, हाँ पूछिए क्या? अच्छा, फल नहीं होता है दोस्तों। हल्ला करिए, फल नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें फल नहीं होता है लेकिन बीज होता है, फल नहीं होता लेकिन बीज होता है। अब कहिएगा कि हम बीजे को फल समझकर खा लेते हैं, तो फल की अपनी एक परिभाषा है, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसे पौधे हैं जो बीज हैं, उदाहरण के लिए कि गेहूं क्या है? बीज, उसी का हम भोजन अनाज के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें बीज होता है लेकिन फल, जरूरी नहीं कि जिसमें फल होगा उसी में बीज होगा। कई ऐसे पौधे से आपको मुलाकात करेंगे। और छोड़िए ना, पौधे 5 तरह के हैं, 5 तरह के पौधे को देखिए। पहला कौन है? थैलोफाइटा। दोस्तों, थैलोफाइटा में ऐसे पौधे को रखा गया है जिसमें जड़ नहीं होते हैं, जिसमें तनों नहीं होते हैं और जिनमें पत्ती नहीं होती। ऐसे पौधे थैलोफाइटा समूह में ऐसे पौधे रखे गए हैं जिनमें जड़ नहीं है, तनों नहीं है, पत्ती नहीं है। अब कहिएगा जब कुछ है ये नहीं है तो पौधा काहे है ये? ठीक है, तो पौधा होने का परिभाषा ये नहीं है कि उसमें जड़, तना, पत्ती होनी चाहिए, बल्कि पौधा होने का परिभाषा यही है कि उसमें क्या होनी चाहिए? क्लोरोफिल होनी चाहिए और उनके कोशिका में क्या होनी चाहिए? सेल वॉल होनी चाहिए, ये जरूरी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, थैलोफाइटा समूह के पौधे में ऐसे पौधे को रखा गया है जिसमें जड़ नहीं है, तना नहीं है, पत्ती नहीं है। अब एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न आपके मन में आएगा कि जब कुछ है ही नहीं तो ये पौधा क्यों है? तो हमें समझना पड़ेगा कि पौधा की परिभाषा ये नहीं है कि उसमें जड़, तना, पत्ती वाली संरचना हो। पौधा का परिभाषा ये है कि उनके कोशिकाओं में मौजूद क्या हो? क्लोरोफिल हो, उनके कोशिकाओं में मौजूद क्या हो? सेल वॉल। ये दोनों ही विशेषता इस थैलोफाइटा समूह के पौधे, जिसमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं है, लेकिन ये 2 विशेषता है, इसीलिए ये पौधा है। कभी कभी एक प्रश्न पूछ दिया गया था, क्या थैलोफाइटा एक कोष की है? जो नहीं पढ़ा है उसको एकदम मार कराया कि एकदम 100% एक कोष की है, जबकि हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसमें केवल कैसा है? और प्लांटे में ना है या, तो ये भी बहुकोष के होगा, एक कोष के नहीं होगा। तो पहली विशेषता समझ गए हैं कि नहीं? थैलोफाइटा में कैसे पौधे रखे गए हैं? अब दोस्तों आप समझिए कि ध्यान दीजिए दोस्तों। अब आप कहिए, अब ये पौधे कहां पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये पौधे स्थल पर पाए जाने के योग्य हैं। जो पौधे स्थल पर पाए जाते हैं उसमें अनिवार्य रूप से क्या रहनी चाहिए? जड़ रहनी चाहिए। क्या ऐसे पौधे जिसमें जड़ नहीं है, क्या वो जमीन पर रह सकते हैं?
नहीं रह सकते हैं दोस्तों। तो निश्चित ही थैलोफाइटा का समूह का पौधा स्थल पर रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें किसका अभाव है? जड़ का अभाव है। और ऐसे पौधे जिसमें जड़ का अभाव है, ऐसे पौधे जिसमें जड़ का अभाव है, निश्चित ही वो स्थल पर नहीं रह पाएगा, वे जल में रहेगा। और थैलोफाइटा समूह के पौधे जो है दोस्तों, निश्चित ही ये पौधे क्या है? जलीय है। ये पौधे क्या है? दलदलीय है। ये पौधे कहाँ रहते हैं? कीचड़ में रहते हैं। ये पौधे कहाँ रहते हैं? भीगे स्थानों पर रहते हैं, जहां पर पानी की उपलब्धता हमेशा बना रहे। तो ये थैलोफाइटा का पौधा आपको कहाँ मिलेगा? मतलब नदी में मिलेगा, तालाब में मिलेगा, समुद्र में मिलेगा। नदी में मिलेगा, तालाब में मिलेगा, और कहाँ मिल सकता है? और कहाँ मिल सकता है? और कहाँ मिल सकता है? लेकिन आप कहिएगा सहारा मरुस्थल में थैलोफाइटा दिखाओ, क्या वहां पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता है दोस्तों। ये पौधा वहीं पर रहने का योग्य होगा जहां पर पानी की उपलब्धता इसे बनी रहे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सिर्फ क्लोरोफिल जरूरी नहीं है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पानी भी जरूरी है, जल भी जरूरी है। इसलिए ये पौधा केवल उन्हीं जगह पर रहते हैं जहां इन्हें जल की उपलब्धता हमेशा बनी रही। आपने बरसात के समय जमीनों पर हरी हरी परत उगे हुए देखे होंगे, जिसको सामान्य अर्थों में काई कहते हैं। काई कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? काई कहते हैं। और काई एक प्रकार का क्या है? शैवाल है। और शैवाल एक प्रकार का क्या है? पौधा है। क्या है? पौधा है। वो जो बरसात के समय काई उगा, वो काई क्या था? शैवाल। और दोस्तों जैसे ही बरसात खत्म हो गया, ध्यान दीजिए, जैसे ही बरसात खत्म हो जाता है, धीरे धीरे वो काई अपने आप समाप्त हो जाता है। क्या कभी आप अंदाजा लगाए कि बरसात के समय काई क्यों उगाते हैं और बरसात खत्म होते ही काई क्यों विलुप्त हो जाती है? तो उसका एक ही कारण था कि वो काई जो वास्तव में क्या है? शैवाल, एक थैलोफाइटा समूह का पौधा था। जब तक बरसात होते रहा, जमीन गीली बनी रही और वहां पर वो प्रकाश संश्लेषण करके मस्ती में रहते गया। लेकिन जैसे ही बरसात समाप्त हुई, भूमि की नमी समाप्त हो गई, वे पानी के अभाव में प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाए, स्वयं के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाए, और उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और थैलोफाइटा समूह का जो सबसे प्रमुख पौधा है दोस्तों, वो कौन है? शैवाल है। लेकिन भी है। अब एक दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न तो समझ गए, थैलोफाइटा के पौधे कैसे होते हैं और कहां रहते हैं, क्लियर हो गया ना? कैसे होते हैं, कहां रहते हैं, इसमें कोई संशय है? नहीं संशय। अब आइए दोस्तों कि आखिर अगर इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होते हैं तो कैसे दिखते हैं ये पौधे? ये पौधे कैसे दिखते हैं? और थैलोफाइटा समूह के पौधे जैसे भी दिखते हैं, उस आकृति को हम क्या कह सकते हैं? तो उस आकृति को कहते हैं थैलस आकृति। उस आकृति को दोस्तों हम क्या कहते हैं? थैलस आकृति कहते हैं। उस आकृति को हम क्या कहते हैं? थैलस आकृति कहते हैं। उस आकृति को हम क्या कहते हैं? थैलस आकृति। यानी अगर पूछ दे थैलोफाइटा समूह के पौधा, थैलोफाइटा समूह के पौधा कैसे दिखते हैं, तो निश्चित तौर पर वो बहुकोशिकीय जीव है, आंखों से दिखने वाले जीव है। तो विचारणीय प्रश्न है कि कैसे दिखते हैं, क्योंकि जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं है। तो थैलोफाइटा समूह के पौधों की आकृति को क्या कहा जाता है? थैलस कहा जाता है, अर्थात थैली के समान कहा जाता है। थैलोफाइटा समूह के पौधों की आकृति कैसी है? तो थैलस के समान है, इसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होता। और एक प्रश्न और आया हुआ है एग्जाम में कि क्या थैलोफाइटा समूह के पौधे में जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं? जाइलम जड़ तना पत्ती ही नहीं है, तो जाइलम फ्लोएम रहकर क्या करेगा? कोई उसका यूज है? नहीं, कोई यूज ही नहीं है दोस्तों। तो जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाए जाते हैं। बहुत क्वेश्चन हो रहा है। हाँ, जल कैसे ग्रहण करेगा? मिट्टी से। विसरण विधि पढ़े है? हाँ, वैसे ही। ठीक है, आइए दोस्तों, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
थैलोफाइटा के पौधे कैसे होते हैं, आकृति किस प्रकार की होती है और कहां रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत। और जितने भी पौधे हैं दोस्तों, सभी के कोशिका में क्लोरोफिल मौजूद है, सभी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसीलिए थैलोफाइटा समूह के पौधों में पोषण कैसे होता है, तो निश्चित यह स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि पौधे का जो जनन अंग है वे फूल है, फूल फ्लावर। फ्लावर पौधे के जनन अंग है, उसी के द्वारा पौधे जनन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। लेकिन हम थैलोफाइटा के बारे में तो पढ़ चुके हैं, थैलोफाइटा के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसमें फूल होते ही नहीं है। तो सवाल है कि यह अब जनन कैसे करेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थैलोफाइटा समूह के पौधे में जो जनन की विधि है वो एस्पोरुलेशन है। वो क्या है, एस्पोरुलेशन है। वो क्या है, एस्पोरुलेशन है, यानी कि बीजाणु जनन है। क्या है, बीजाणु जनन है। वो क्या है दोस्तों, बीजाणु जनन है। अब बीजाणु जनन, इस तरह से जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है, तो बीजाणु जनन सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है, ये एक लैंगिक जनन नहीं है। और इस बीजाणु जनन एस्पोरुलेशन में क्या होता है जानते हैं, पहले थैलोफाइटा समूह के पौधे जिसमें मुख्य रूप से शैवाल आते हैं, उसमें एक थैली के समान रचना बन जाती है। उसमें पहले थैली के समान क्या बन जाती है, रचना बन जाती है। और इस थैली के समान रचना को हम क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं, एस्पोरेंजिया कहते हैं। और धीरे धीरे इस एस्पोरेंजिया में शैवाल के शरीर में बने इस गोलाकार संरचना यानी कि बीजाणु धानी में छोटे 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 बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, बीजाणुओं का निर्माण होता है। छोटे छोटे और गोलाकार गोलाकार किसका निर्माण होता है, बीजाणु को निर्माण होता है। इस बीजाणु धानी के अंदर जो है ये किसका निर्माण हुआ है, बीजाणु को निर्माण हुआ है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। और स्पोर धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। और बीजाणु धानी का जो ये आवरण है दोस्तों, ये काफी कठोर होते हैं। ऐसा नहीं कि आंधी आएगा पत्थर गिरेगा तो ये थैली फूट जाएगा। इतना मजबूत होता है कि किसी भी तरह के पर्यावरण में जो काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई है या प्रतिकूल पर्यावरण हो गया है तो उससे बीजाणु धानी फटते नहीं है, सुरक्षित रहते। और यह बीजाणुधानी पर समय जैसे ही अनुकूल समय आता है और जब बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं, जब बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं तो इससे एक एक करके सारा विषाणु क्या हो जाता है, निकल जाता है। इससे एक एक करके सारा बीजाणु क्या हो जाता है, निकल जाता है। और जितना बीजाणु उतना शैवाल का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गया, बात को समझे। थैलोफाइटा में कोई दिक्कत है, थैलोफाइटा समूह के पौधे में जड़ तना पत्ती कुछ भी, थैलोफाइटा समूह के पौधे में जाइलम फ्लोएम उत्तक का भी नामो निशान। थैलोफाइटा समूह के पौधे की आकृति थैलस के, थैलोफाइटा समूह की पौधे जो है आपको जल में उगेगा, दलदल में उगेगा, ठीक है, लेकिन स्थल पर उगने का योग्य दोस्तों स्थल पर वही पौधा उगेगा जिसमें जड़ होता है। जड़ के अभाव में जो पौधा में जड़ नहीं होता है निश्चित ही वो पौधा जल में रहेगा या दलदल में रहेगा, वो स्थल पर नहीं रह सकता है। और थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत मुख्य पौधे जो है वो शैवाल है। और शैवालों की 3 प्रकार की प्रजातियां हैं, हरा शैवाल, लाल शैवाल और भूरा शैवाल। हरा शैवाल, लाल शैवाल और शैवाल कितने रंगों के होते हैं, 3 रंगों के होते हैं। कितने रंगों के, 3 रंगों के होते हैं, ठीक है। हरा शैवाल, ठीक है, लाल शैवाल और देखिए, देख लीजिए एक बार,
क्लियर है दोस्तों? अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि क्या थैलोफाइटा समूह के पौधे से, ध्यान दीजिए, क्या हमें थैलोफाइटा समूह के पौधे से कोई आर्थिक फायदे मिलते हैं? ये समझने का अब जरूरी है दोस्तों। प्राकृतिक में हर एक पौधों का अपना महत्व है, सजीवों की हर जातियां का अपना महत्व है। अगर पर्यावरण का एक जाति भी विलुप्त होती है ना, उसका बहुत बड़ा असर हमारे पर्यावरण में पड़ता है। तो पर्यावरण में जो पौधे हैं, क्या वे महत्व के हैं? बिल्कुल है। जो भी पर्यावरण के अंग हैं, सजीव है, वे पर्यावरण के लिए महत्व है। अगर वो पर्यावरण से विलुप्त हो गया तो पर्यावरण पर निश्चित ही धीरे धीरे खतरा उत्पन्न होने लगेगा। तो हर सजीव की जातियां पर्यावरण में रहे, यही पर्यावरण के लिए अच्छा भी है और यही पर्यावरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही भी है। लेकिन जब हम थैलोफाइटा समूह के पौधे के बारे में पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर यह भी जानना जरूरी है कि ये पौधे अगर पृथ्वी पर हैं तो क्या यह मानव के कोई फायदे के हैं या सिर्फ मस्ती से उगते हैं और मस्ती से चले जाते हैं? ये समझना है दोस्तों, ठीक है। यानी इस पौधे से क्या आर्थिक महत्व होते हैं, तो दोस्तों आप हैरान रह जाइएगा। थैलोफाइटा समूह के पौधे जिसके अंतर्गत शैवाल आते हैं, इसके कई आर्थिक महत्व है, कई आर्थिक महत्व है। क्या क्या आर्थिक महत्व है? तो सबसे पहली बात कि शैवाल जो है, कुछ शैवाल ऐसे हैं जिसका भोजन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक शैवाल होगा जिसका नाम पोरफायरा है। क्या है? पोरफायरा। पोरफायरा शैवाल का इस्तेमाल जापान, चीन, इंडोनेशिया या तटवर्ती समुद्री तटवर्ती राज्य के लोग सब्जियों की तरह करते हैं। कुछ शैवाल ऐसे हैं जिससे कई प्रकार के ऐसे पदार्थ निकाले जाते हैं, जैसे लेवेनेरिया शैवाल से आयोडीन निकाले जाते हैं। और आयोडीन मानव के शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप जानते हैं? उनके कमी से घेंगा रोग होता है। शैवाल सब्जी के भी स्रोत हैं, शैवाल आयोडीन के भी स्रोत हैं और शैवाल प्रोटीन के भी स्रोत हैं। अंतरिक्ष यात्री वाला आप जानते होंगे, अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में कौन से शैवाल की किस्म उगा कर ले जाते हैं? क्लोरेला। आप जानते हैं कि इतने शैवाल की जातियां में अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला को लेकर ही क्यों जाते हैं? दो कारणों से। एक कि क्लोरेला में प्रजनन काफी तेजी से होता है, और प्रजनन काफी तेजी से होगा, संख्या काफी तेजी से बढ़ेगा। और क्लोरेला में 50% तक प्रोटीन होता है, यानी क्लोरेला संख्या भी तेजी से बढ़ा लेता है, प्रोटीन के भी अच्छे स्रोत है। तो शैवाल के काफी ज्यादा आर्थिक महत्व है। ये सब्जी के भी स्रोत है, ये पशुओं के घास के भी स्रोत हैं। समुद्र में बड़े बड़े शैवाल के जो थैलस आकृति होते हैं, बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, उसे समुद्री घास की संज्ञा दी जाती है। यानी पशुओं के चारे के रूप में भी शैवाल उपयोगी है, सब्जी के रूप में शैवाल उपयोगी है, आयोडीन के स्रोत होते हैं शैवाल। शैवाल जो है आपको दोस्तों प्रोटीन के स्रोत होते हैं। और एक शैवाल ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम और कॉन्ड्रस, नाम सुने हैं? ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम और कॉन्ड्रस, ये शैवाल का नाम है दोस्तों, और ये सभी समुद्री शैवाल है। इससे अगर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अगर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अगर प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है? अगर प्राप्त होता है। अब सवाल है कि ये है क्या? अगर है क्या? अब जानते इसका इस्तेमाल जो है बायोलॉजी के लैब में किया जाता है। बायोलॉजी के लैब में कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करते रहते हैं या स्टूडेंट अध्ययन करते रहते हैं। अब सूक्ष्मजीव को रखने के लिए कोई कल्चर चाहिए जहां सूक्ष्मजीव को लगातार पोषण मिलता रहे, वो जीवित रहे, और वहीं कल्चर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसका? अगर का।
यानी अगर अगर का इस्तेमाल सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए या सूक्ष्म जीवों को रखने के लिए ताकि उसे पोषण मिलता रहे, बायोलॉजी के लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये अगर अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। किस शैवाल से प्राप्त होता है? ग्रिसिलेरिया, जेलेडियम और कॉन्ड्रस के। तो शैवाल के काफी आर्थिक महत्व है। शैवाल सब्जी के भी स्रोत है, आयोडीन के भी स्रोत है, प्रोटीन के भी स्रोत हैं, अगर अगर के स्रोत हैं, और भी कई तरह के फायदे होते हैं, उसको आप देख लीजिए। लेकिन जब आप हानि की बात करिएगा तो कोई विशेष हानि इस समुदाय के पौधे से है नहीं। बस एक वही कि बरसात के समय गीले जब होते हैं भूमि तो उस पर शैवाल यानी कि काई उगकर उन्हें फिसलदार बना देते हैं, और निश्चित ही सब अपने जिंदगी में एक दो बार फिसल ही जाते हैं। किया। चलिए दोस्तों, थैलोफाइटा समझ गए। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। दोस्तों छोड़ दीजिए, गर्मी बहुत लग रहा है, बेतहासा गर्मी है आज। आराम आराम से दोस्तों जाइएगा। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले का देख लेते हैं। मिथिलेश मुस्कान, योग हट के बारे में नहीं बताए थे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा देखिए, आज भी भूल गए हैं। चलिए, निधि कुमारी, पूजा यादव, कोई दिक्कत है आज के क्लास में बताइएगा। ललन कुमार, हल्ला नहीं करिए, निकलिए तेजी से। निखिल राज, साहिबाल एक कोशिकीय, शैवाल एक कोशिकीय, यस यस, शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं। साहिवाल एक कोशिकीय भी होते हैं, लेकिन जो एक कोशिकीय शैवाल है वे प्लांट किंगडम में नहीं है, वे प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिए गए। पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, फाइल में नहीं हो रहा है। बिल्कुल आप बात कर लीजिएगा, जो ऑनलाइन नंबर दिया हुआ है संपर्क करने के लिए रात में, और निश्चित तौर पर हो जाएगा डाउनलोड। ज्योति सिंह का क्या है क्वेश्चन? ज्योति सिंह, अगर अगर फिर से बता दीजिए। अगर अगर एक पदार्थ है और इसमें सूक्ष्मजीव को रखकर कल्चर किया जाता है, ठीक है। यानी कि सूक्ष्मजीव को अगर हमें लैब में जिंदा रखना है तो निश्चित ही उसे पोषण देना पड़ेगा, और अगर अगर ऐसा है कि ये सूक्ष्मजीव को पोषण देते रहता है, ठीक है, तो अगर अगर वो चीज है, वो पदार्थ है जिसमें सूक्ष्मजीवों को रखा जाता है, सूक्ष्मजीव इसमें जीवित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पोषण लगातार इस शैवाल के द्वारा मिलते रहता है। निखिल राज,
ओके ओके पूजा यादव, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए